कल हम लोगों ने बिहार से जो जुड़ी चीज़ें थी सबसे पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग को क्या-क्या देखना है और उसमें क्या सब इम्पोर्टेंट सेगमेंट था बिहार स्पेशल में। और उसके अलावे जो है हम लोग जो है बिहार का जो हिस्ट्री है, एन्सिएंट हिस्ट्री वहाँ से हम लोग देखना प्रारंभ किए थे, जिसके संदर्भ में हम लोग जो है बिहार की जो ऐतिहासिक संस्कृति और परंपरा और इतिहास रही है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। इसके बावजूद जो है फिर हम लोगों ने जो पाषाण युग था, उसको हम लोग देखे थे। जैसे कि हम लोग थोड़ा-सा अगर फिर आज रिकॉल करें तो पाषाण में हम लोग 3 स्तर से उसको देखने का काम किए थे, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण और उसके बाद हम लोग देखे थे ताम्र पाषाण। तो इस तरह से आप एक कालानुक्रम भी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं कि इस संदर्भ में जो इस तरह से चीज़ें जो है वो प्रयोग में लाई गई है। इसके अलावे हम लोग चर्चा किए हुए थे कि पूर्व पाषाण में जो है पूर्व पाषाण में जो है किस प्रकार की औजारें का प्रयोग करते थे। हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है अगर किसी भी काल को हम लोग देखे थे, तो औजार से पहले हम लोग देखे थे उसका जो है समयावधि जो है, वो किस समय से किस समय तक था, समयावधि। तो जिसमें हम लोग देखे थे कि वो 1 लाख बीसी वाला जो है पूरा पाषाण देखे थे। 1 लाख में पूरा पाषाण देखे थे। इसके बाद जो है 1 लाख से लेकर 40,000 में मध्य पाषाण देखे थे और 2500 से 1500 के बीच में हम लोग नव पाषाण देखे थे। इसके अलावा हम लोग औजार से देखे थे, हथियार से देखे थे किस प्रकार के वो कर और हम लोग अवस्थिति देखते हैं, ये किस जगह जो है ये पुरातात्विक खनन के बाद जो ये कहाँ पाए गए हैं बिहार में। तो ये अवस्थिति जो है, ये 3 संदर्भों में हम लोग जो है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण को देख रहे थे और इसके साथ-साथ हम लोग ताम्र पाषाण को देखे थे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, खुरपी वगैरह सब जो है अ, वो जो है आपका पूरा पाषाण में जो है, पूर्व पाषाण जिसको बोलते हैं, वहाँ उस समय बनी थी। और अवस्थिति की अगर बात करें, तो आधुनिक जो हम लोग एक जगह जेठियन जो कि गया में है, नालंदा, मुंगेर वगैरह में भी जो है, इसकी कुछ-कुछ जो चीज़ें मिली है, जिससे उसको निर्धारित किया गया है कि इस जगह प्राप्त हुई है। इसके अलावे मध्य पाषाण में जो है जो औजार होते हैं, उसका जो आकार होता है, वो थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। लेकिन वो छोटा होने के साथ क्या हो जाता है, वो तेज धार वाला हो जाता है। तो इस तरह से हम मध्य पाषाण को याद रखने के लिए हम लोग मौ से मध्य प्रदेश और मौ से मुंगेर आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा नवपाषाण में हम लोग देखे थे कि इसमें और भी जो है औजार की जो आकृति है, जो उसमें सूक्ष्मता की ओर जो है वो अग्रसर होती दिखाई पड़ती है। तो सूक्ष्म हथियार और आप जानते हैं कि अगर मध्यम में तेज धार था, तो सूक्ष्म में क्या होगा और तेज धार होगा और नुकीला भी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें उसमें बनाई गई और अगर अवस्थिति देखा जाए, नवपाषाण का तो चिरान, चेचर जो है ये 2 कीवर्ड है और आप बस उसमें ध्यान रखेंगे चिरान जो है वो हम लोग चर्चा किए थे वो सारण में है और चेचर जो हमारा जो है, जो गणतंत्र का जो बोध कराता है, चेचर जो वैशाली ही, तो वहाँ जो है चेचर है वहाँ। तो इस तरह से ये बिहार में जो है ये 2 जगह है जो आधुनिक में हम लोग देखते हैं और नवपाषाण जो है ये इसमें नवपाषाण से जुड़ी चीज़ें पाई जाती है। इसके बाद जब व्यक्ति ताम्र का प्रयोग कर रहे थे तो उस समय भी जो है कुछ-कुछ उन्होंने हथियार को बनाया, औजार को बनाया, जिसका जो साक्ष्य कह सकते हैं वो जो है जैसे कि हम लोग देखे थे चिरान चेचर के अलावे जो है सोनपुर मनेर वगैरह जो मनेर जो है आपका जानते हैं आप पटना में मनेर में है। ताराडीह एक गया का नाम है, वहाँ भी है। घोड़ा कटोरा जो कि राजगीर में है। तो ये सब जगह जो है ताम्रपाषाण के जो अवशेष है वो देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखने का काम किया था। आज जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि आप देखते हैं कि वहाँ जब आप देखते हैं कि एनिशिएंट में जब आप देखेंगे, तो वहाँ हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग इसको देखेंगे और
इसमें सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति धीरे-धीरे जो है कहीं-कहीं आप देखेंगे कि मृदभांड जो एक मिट्टी का जो कुछ बना हुआ रहता है और जिसमें जो है व्यक्ति जो है उसमें भी बहुत सारी जो है कलाकृति वो करते हैं। फिर उसमें जो है वो रंगों का समन्वय उस तरह से वो उसको मतलब कि कलर करते हैं तो उसमें भी हम आप देखेंगे कि कुछ कहीं-कहीं लाल दिखाई देखने को मिलेगा, कहीं काला। तो पहले जो है काला था और बाद में जो है फिर ये लाल कलर में इस तरह के मृदुबाण जो वो देखने को मिलता है। इसके बाद जो कह सकते हैं कि अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में अगर आप देखते चिरांद आप जान रहे हैं कि यहाँ चिरांद जो है आपका चिरांद आपका सारण में तो चिरांद और बक्सर बक्सर आप जान रहे हैं कि बक्सर भी बॉर्डर पे है और बक्सर में आप जान रहे हैं कि चौसा जब आप देखेंगे तो बक्सर में आप देखेंगे तो इसमें ये दोनों जगह जो है अगर आप तो ये कहीं न कहीं ये पश्चिमी भाग में पड़ जाता है। तो इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि काला जो है, काला मृदभांड जो यहाँ पाया जाता था। तो इस तरह से आप ये चीज़ आप इसमें क देख सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर कह सकते हैं कि गुफाओं से बाहर जब मनुष्य जब हुआ था, तो उस समय से फिर जो है वो पशुपालन हुआ। आज जो हम लोग देखेंगे कि वैदिक युग में तो वैदिक युग में आप जानते हैं कि वैदिक युग में जब आप एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन वाला देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि उसको दो भागों में बांटा जाता है एक आप वैदिक पढ़ते हैं और एक उत्तर वैदिक पढ़ते हैं और उसमें आप कुछ अजीबोगरीब जैसा कुछ चीजें हैं उसमें जब आप पढ़ेंगे कि पहले जो है पहले ही नगरीय सभ्यता थी और बाद में जो है वो कृषि सभ्यता हो जाती कृषि वगैरह सब हाँ तो आप वहां आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें जो है विरोधाभास वाला चीज है उसमें चाहे वो स्त्रियों की दशा की आप बात करेंगे जब आप उसमें आप देखेंगे या फिर आप शिक्षा के बारे में बात करेंगे या फिर सभा समिति वगैरह जब आप वहाँ देखते हैं तो ये सब चीजें जो है आई होप कि आप उसमें देखते होंगे और हिस्ट्री में आप जरूर देखे होंगे लेकिन हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कि वैदिक काल में जो है कि सिचुएशन ऑफ बिहार और बिहार उस समय किस परिस्थिति में था तो हम लोग इसमें देखेंगे तो तो कह सकते हैं कि बिहार वैदिक युग में तो आप जानते हैं वैदिक युग का जो ये होता है चलिए तो पहला जो वैदिक युग का होता है वो आप जानते हैं कि चलिए आप लोगों में से बताएंगे क्या उसका ये समय होता है आवाज जा रही है ना आवाज आ रही है आवाज जा रही है आवाज जा रही है चलिए आवाज जा रही है तो आप लोग बताएंगे कि वैदिक युग को जो दो कालों में विभाजित किया गया तो पहले काल का क्या समय अवधि रहा है तो आप लोगों में से कोई बताएंगे अगर ध्यान में है तो बता सकते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं है एक आप देखेंगे 1500 से 1000 बीसी और बाद वाला देखेंगे आप इसमें 1000 बीसी से 600 बीसी हालांकि ये 1500 भी बीसी में ही होगा तो ये आप देखते हैं दो भागों में बांटा हुआ रहता है इस तरह से तो ये चीजें उस समय का है तो इस दोनों समय में हमारे बिहार में उस समय उस समकालीन परिस्थितियों में क्या सब चीजें हुई उस सब संदर्भ हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग वैदिक युग में अगर बात करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं क्या कि आर्य वगैरह जो है
जो हमारे देश की आज आधुनिक जो अभी का जो भारत है, वो उस समय की जो आकृति थी, आप जानते हैं कि उस समय भारत ये आज की जो भारत का जो संरचना है, भू-आकृति है, वो उससे अलग थी। क्योंकि उसमें कई देश जो है वो मिला हुआ था उस समय और उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो कुछ-कुछ चीज़ें था, जैसे कि आर्य क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आर्य लोग जो है सबसे पहले जो है, अगर भारत में ही आप बात करेंगे, तो सबसे पहले जो है अ, ये इधर जो है वो पश्चिमोत्तर भारत अगर आप कहेंगे, तो पश्चिमोत्तर भारत में जो है कहीं जो है वो धीरे-धीरे जो है उन लोग का बसना प्रारंभ होता है। बाद में वो कई इलाके में वो बसते हैं, भारत के विभिन्न कोने में। हालाँकि समस्त भागों में नहीं बसते हैं, लेकिन छिट-पुट जगह में जो है उनके होने का जो है पुरातात्विक विदों के द्वारा जो है, वो जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो है पश्चिमोत्तर भारत में ये होता था और इस चीज़ों की अगर जानकारी अगर कहें, तो ये जानकारी जो है फिलहाल जो है, जो सबसे जो पुराना वेद है, आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो इसके माध्यम से जो है ये जानकारी मिलती है कि सिन कैसे जो है इसको कभी सिंधु प्रदेश क्योंकि ये सब सिंधु या कहीं सप्त सिंधव तो सप्त सिंधव का कहने का भी सेंस अलग है। सप्त आप जानते हैं कि सप्त जो है वो रेफर्स करता है सेवन को करता है और सिंधव आप समझ सकते हैं कि सिंधु नदी। सिंधु नदी बाद में अगर आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह तो वो भी कहीं न कहीं जो है वो सिंधु नदी के नाम पे जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखते हैं। लेकिन सप्त जो है यहाँ 7 तो सिंधु और सिंधु को जोड़कर भी अगर हम लोग देखें तो इसके आस-पास जो है 7 नदियाँ जो है उस समय प्रभावित होती थी। तो जिससे जो है सप्त सिंधु वगैरह भी बोला जाता था। तो इसमें यही चीज़ देखने को मिलता है कि कैसे आर्य लोग जो है इस यहाँ बसना शुरू किया और आप जानते हैं कि कोई भी सभ्यता अगर बसी है, वो दीर्घकालिक लंबे समय तक अगर उसने रहना प्रारंभ किया है, तो उसका विकास नदी घाटी सभ्यता से ही हुआ है और इसका प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र का है, नील नदी का है, तो दजला फुरात वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको जानते हैं कि ये सब चीज़ें लेकिन इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जो 7 नदी है, 7 नदी में आप जानते हैं कि पंजाब में जो है 5 नदी है। 5 नदियों की भूमि को पंजाब बोलते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी, जो कि सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब वगैरह सब जानते हैं। इसके अलावे जो था एक सिंधु था और दूसरा जो नदी था वो सरस्वती था। और आप जानते हैं कि सरस्वती नदी जो है वो अ, वैदिक काल में जब आप पढ़े होंगे कि वैदिक काल में जो सरस्वती को भी जो है स्थान दिया गया इस नदी को भी। तो ये 7 नदियों से जो मिलकर जो है उस समय जो है ये चर्चा थी। और इसके बाद अगर बिहार के बारे में देखा जाए कि सबसे पहले जानकारी अगर मिलने की बात हो जाए, तो इसी में से जो ऋग्वेदिक काल में अगर देखा जाए, तो उसमें जो शतपथ ब्राह्मण जो उसमें उसका जो नाम आता है, वो सबसे पहले आता है। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसमें साहित्य का जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो है सबसे पहले देखा जाता है कि जो है बिहार का जो है उसमें ज़िक्र जो है वो देखने को मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। और वही मतलब कि वही ग्रंथ वगैरह सब जो है कई चीज़ें जो है वो जानकारी एक साथ देती है और इसमें बस यही कि जैसे कि कहीं-कहीं आप देखेंगे कि जब मगध वंश का आप जब स्टार्ट पढ़ते हैं, तो मगध वंश में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं 2 चीज़ों को लेकर विरोधाभास जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। वो है कि कहीं न कहीं फिर लगता है कि जैसे कि मगध का जो राजवंश प्रारंभ होता है, तो उसमें 2 चीज़ें एक हर्यक वंश आ जाता है, चर्चा में एक हर्यक वंश आ जाता है और एक जो है बृहद्रथ वंश जो है वो बृहद्रथ वंश जो है चर्चा में आ जाता है, ये 2 वंश। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है आप जानते हैं कि हर्यक वंश के जो है वो कौन थे? जो काफ़ी जो है मतलब कि अच्छे शासन के लिए जो है अशोक के पहले जो है वो अच्छे शासक के रूप में जो है वो
जाने जाते हैं और विस्तार पूर्वक जो है उनका जो उन्होंने जो जितने क्षेत्रफल पे उन्होंने जो शासन किया, तो वो काफ़ी जो है वो बड़ा एरियाज़ था। तो जिनका नाम बिंबिसार है, आप इसको जानते हैं। तो ये चीज़ें जो है लेकिन शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से प्राप्त होता है कि मगध जो राजवंश था, उसका जो प्रारंभ होता है वो बृहद्रथ जो है वंश से प्रारंभ होता है। तो ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ यहाँ होता है कि शतपथ ब्राह्मण में क्लियर हो गया कि बृहद्रथ के माध्यम से जो है बृहद्रथ वंश के माध्यम से जो है शासन प्रारंभ किया गया था मगध में। और यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि बिहार में जो है 3 महाजनपद जो है हम लोग उसको भी देखेंगे कि 16 महाजनपद देखेंगे और उसकी राजधानी देखेंगे और आधुनिक समय में उस राजधानी का क्या नाम है उसको भी देखेंगे और आज का कौन सा क्षेत्र उस समय की जो है राजधानी के एरियाज में आता है या उस महाजनपद में। जैसे कि अगर आज हम बात करें कि जैसे कि आप साधारण सा बात करते हैं हम अंग का, तो अंग महाजनपद, तो अंग में आज सिर्फ भागलपुर के भागलपुर ही नहीं, भागलपुर से सटा हुआ जो मुंगेर है आपका, वो भी जो है अंग का हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसी तरह से अन्य भी जो आपका है, अन्य 15 जो है उसके साथ भी यही है। आजकल जो है वो कई जिले जो है अगर उसको हम लोग एक साथ सम्मिलित करेंगे तब वो महाजनपद का निर्माण होगा। चाहे वो बिहार का मगध महाजनपद हो या फिर जो है मगध के बाद जो है ऊपर में हम लोग वज्जी का देखे थे, वो महाजनपद हो। तो इस तरह से ये सब चीजें देखने को मिलता है। तो इसके अलावे जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मगध भी जो है वो दक्षिण बिहार में जो है आज भी मगध यूनिवर्सिटी गया वगैरह आप जानते हैं ये सब। तो मगध जो प्रारंभ होता है क्योंकि सबसे अगर कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अगर राजवंश होता है वो मगध से ही प्रारंभ होता है और जो कि प्राचीन भारत का जो है वो रीढ़ भी माना जाता है। तो इसमें जो है यहाँ से शुरू होता है और ये जो मगध एरियाज था इसको नाम दिया गया है कीकट। मगध एरियाज जो है उसका नाम कीकट दिया गया है और वहाँ के जो लोग हैं, भले भाषा जो बोलते हैं वो अभी हम लोग बोलते हैं मगधी भाषा बोलते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को जो उस समय नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था व्रात्य। उस समय जो नाम दिया गया था वो दिया गया था व्रात्य। तो इसमें आप दो चीज देखें कि वहाँ के जो मगध के जो क्षेत्र था, एरियाज जो था, जो अभी दक्षिणी बिहार में अवस्थित है, एज यू नो दैट, तो उसको जो है कीकट से जो है वो संबोधित किया जाता था कि कीकट का एरिया है। और इसके अलावे जो है वहाँ के लोगों को जो है वो व्रात्य से जो है वो संबोधित किया जाता था कि उसको व्रात्य। तो इस तरह से जो है कई जगह जो है अनेक उपनाम से जो है लोगों को पुकारा गया है और हम लोगों को जो है टू द फैक्ट जो हम लोग उसको देख सकते हैं, कुछ कुछ चीजें जो है इम्पोर्टेंट है उसको देख सकते हैं। इसके अलावे आप जानते हैं कि कई तरह के जो पुराण सामने में आए, जैसे कि आप सुने हैं नाम मत्स्य पुराण, वायु पुराण वगैरह वगैरह जो है ये सब पुराण वगैरह सब। अन्य भी पुराने जो है आप उसको उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में आप उसको देखते हैं। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं जो मुख्य जो चीजें होती है कि कुछ कुछ जो चीजें हैं बिहार का जो आज भी काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के कारण जो है गया और महावीर के कारण राजगीर, तो ये सब चीजें आज भी हमारे लिए क्या है पवित्र स्थानों में। लेकिन उस समय भी गया हो राजगीर हो एक पुनपुन है। हालांकि आप जानते हैं कि पुनपुन जो है अभी का जो है वो जगह भी जगह हो या ना हो, लेकिन पुनपुन जो है वो नदी जैसा जो है ये तो ये चीज जो है उस समय भी जो है इसको पवित्र माना जाता था और आज भी पवित्र माना जाता है। तो आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है गया, गया है राजगीर है, तो बस आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ये कोई ये चीज नहीं है। लेकिन उसी में ये सब जो चीजें हैं ये वायु पुराण के अनुसार जो है वायु पुराण के अनुसार जो है
ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इम्पोर्टेंट था। बट इसके अलावे एक और पुराण है हमारे पास, एक और पुराण था, वो था वराह पुराण। वराह पुराण, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाला ये चीज है। आप उधर देखिए कि वायु पुराण में जो है पवित्र बताया गया है कुछ कुछ चीजें को, लेकिन वराह पुराण में जो कीकट था, कीकट क्या था आप बता सकते हैं? चलिए आप लोग बताएंगे कीकट क्या था। कीकट क्या था आप लोग बताएंगे? कीकट क्या था? कीकट जो है जो मगध का एरिया। था। आवाज कट रही है, फिर से एक बार बोलेंगे? सर मगध क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको बोला जाता था। लोगों को नहीं बोला जाता था, वो एरियाज को बोला जाता था, क्षेत्र को बोला जाता था। और मगध के लोगों को जो है वो व्रात्य बोला जाता था। तो इस तरह से आप इसको क्लियर रखेंगे कि कीकट जो है वो क्षेत्र को बोला जाता था। जैसे कि मगध में अभी कई जिले गया से जुड़ा हुआ जो जिला है वो सब मगध में आ जाता है। तो और वहां के लोगों को व्रात्य, और तो वाराह पुराण में जो है कीकट को जो है अपवित्र जो है अपवित्र प्रदेश की जो है वो संज्ञा दी गई, अपवित्र प्रदेश की संज्ञा दी गई वाराह पुराण में। तो तरह तरह के लोगों ने उसको जिस रूप में देखा, जैसा उनको वहां से अनुभव मिला, तो उस तरह से जो है जो रचनाकार थे उन्होंने उस तरह से उनको उस तरह की संज्ञा भी दी। और तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि बिहार के ओवरऑल, बस हम ऐसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा कि भले बिहार में 3 जो है जो है, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि अंग प्रदेश है, अंग महाजनपद है यहाँ, यहाँ आप देखेंगे कि मगध है, और यहाँ आप देखेंगे कि वज्जीसन है ये। तो ओवरऑल अगर आप बिहार का, उस समय का, हालांकि उस समय झारखंड वगैरह भी था, सब और भी चीज था, लेकिन वर्तमान बिहार के संदर्भ में देखिए कि उस समय अंग महा अंग महाजनपद वजीम ये सब चीज था, बाकी अन्य 16 था, लेकिन सबसे जो समृद्ध और शक्तिशाली था वो मगध राजवंशी था। क्योंकि मगध का राजा जो था, मगध का राजा और उसका जो नेतृत्व था, जो कि हम लोग चर्चा करेंगे, भले ये जो है हम लोग अभी जो चर्चा किए कि इसमें जो प्रारंभ होता है इनका, जो कि पुराण में ऐसा माना गया कि विरिद्रथ जो है, विरिद्रथ जो है वो है। उसके बाद इसी में आप एक नाम सुने होंगे, जरासंध। जरासंध, जरासंध है। तो जरासंध अगर जरासंध जो है वो विरिद्रथ वंश के है। और इसमें आप देखेंगे कि यही व्यक्ति का नाम जो है महाभारत से भी जुड़ा हुआ है, यही व्यक्ति का नाम महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसमें 2 चीजें तो स्पष्ट हो जाती है कि एक हमारा जो बिहार है जो कि जरासंध से जुड़ा हुआ है, तो बिहार कहीं ना कहीं वो महाभारत से भी जुड़ जाता है। और आप अगर रामायण वगैरह में जरूर आप देखे होंगे कि जो श्री राम थे तो वो क्या करते हैं कि अपने जो वो शुरुआती में जो वो आश्रम वगैरह में जो रहते हैं, तो वो बक्सर के निकट जो है बक्सर के निकट जो है अ, वो मतलब कि रहते थे वो शिक्षा ग्रहण के लिए बक्सर के निकट। तो ऐसा माना जाता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसका उल्लेख जो है आपके महाभारत में भी है और रामायण जो में है, जो कि जो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप उसकी महत्ता को जानते हैं। तो ये दोनों चीजों का जिक्र है, और दोनों चीज किस किस रूप में कैसे जुड़ा हुआ है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे इसमें। इसके अलावे हम लोग देखते हैं इसमें कि सबसे पहले तो अब ओवरऑल में क्या देखेंगे, 16 महाजनपद में जो है अगर सबसे अगर शक्तिशाली वो मगध का है। और मगध में जरासंध तो शुरू में आए, लेकिन इसके बाद हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार हम लोग देखेंगे,
तो बिंबिसार की जो नेतृत्व जो कुशलता थी और प्रजा को बढ़ाना, एरिया को बढ़ाना और कैसे मतलब कि वो जो है बाद में आप लोग देखेंगे अपने रिश्ते को बढ़ाकर जो है उन्होंने कैसे अधिक से अधिक क्षेत्रफल पे शासन करना उन्होंने प्रारंभ किया और काफ़ी मतलब कि कई चीज़ें उन्होंने ऐसी भी करी कि जिससे जो है मतलब कि उसकी जो प्रजा है उसकी भलाई हो वगैरह-वगैरह। चाहे वो अ, कई तरह के जो है वो जैसे कि उनके यहाँ जो एक आयुर्वेद थे, तो उनको भी हम लोग देखेंगे जिनके माध्यम से उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध की भी सेवा करने के लिए भेजा था, तो उस तरह की चीज़ें जो है अ, उनके द्वारा जो किया गया था, तो ये सब चीज़ें जो था, उनको अन्य राजाओं से जो है उनको अलग बनाते थे और मगध राजवंश जो है धीरे-धीरे जो है वो व्यापक रूप से जो है पूरे भारत में जो उनको उस समय की जो भारत था, उस समय जो देश प्रदेश था उसमें उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम लोग विशेष रूप से जो प्राचीन भारत में हम लोग मगध में ही देखते रहते हैं, मगध से ही हम लोग देखते हैं। तो यही सब चीज़ें था तो मगध का सबसे पहले जो चर्चा था, तो सबसे जो बाद का वेद है, 4 वेदों में जो सबसे बाद का वेद है, आप जानते हैं ऑलरेडी और उस वेद का नाम है अथर्ववेद। तो इसमें जो है सबसे पहले जो चर्चा है वो मगध का उल्लेख। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मगध का उल्लेख यहाँ होता है। और इसके बाद अभी का जो मगध कहेंगे अभी का, तो अभी का जो हमारा राजधानी बिहार की जो राजधानी है पटना वो है। उसके बाद जो पटना से सटा हुआ नालंदा, ये है पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद और एक और है जो जहानाबाद। पहले अरवल बना है कि पहले जहानाबाद बना है? चलिए एक प्रश्न है आप लोगों से। पहले अरवल आया है कि पहले जहानाबाद आया है? सर जहानाबाद। जहानाबाद। तो 38वां जिला जहानाबाद ही है। चलिए। सर वो तो अरवल था ना। हाँ, अरवल था, ठीक है। तो ये पटना इसको आप देख चुके हैं कि वर्तमान का जो हमारा मगध है उसमें ये सब जिले जो है समाहित है उसमें। तो इसके साथ कह सकते हैं नवादा का भी कुछ भाग जो है, तो नवादा भी है इसमें एक। तो पटना, नालंदा, गया 3 और 3 6 6 जो है जिले जो है अभी वर्तमान में देखने को मिलता है ये। इसके बाद हम लोग अंक अभी जस्ट देखे थे कि मेनली आप 2 ही याद रखेंगे, हालाँकि बाँका जो है वो भागलपुर से ही अलग हुआ है, तो बाँका भी आ जाता है लेकिन भागलपुर और मुंगेर वगैरह जो है मेनली देखा जाता है। तो ये है जिसकी राजधानी चंपा है, आप जानते हैं इसको। तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं इसमें कि बिहार में जो हम लोग वैदिक वैदिक एरा जो हम लोग देख रहे हैं, तो बिहार में जो वैदिक संस्कृति है, वो जो प्रारंभ हुआ, तो हम लोग 2 पीरियड में हम लोग देखते हैं वहाँ इंडियन हिस्ट्री में, एनिशिएंट में कि 1500 बीसी से एक 1000 बीसी है और एक 1000 से 600 बीसी है। लेकिन बिहार में जो वैदिक संस्कृति का जो प्रचार-प्रसार हुआ, वो आपका होता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार में ये प्रारंभ हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जब भी चर्चा होगी, तो वो 1000 बीसी से लेकर हो जाएगा 600 बीसी हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है अगर हम उत्तर वैदिक काल बोल रहे हैं, तो आई मीन कि वी आर सेइंग अबाउट 1000 बीसी टू 600 बीसी। तो ये चीज़ें हैं। और इसी काल में जो है जैसे कि उत्तर वैदिक काल है, वैदिक है और आर्यों के द्वारा इस तरह की सभ्यता लाई गई थी, तो आप जानते हैं इसी में जो है मैक्सिमम आर्य लोग जो है वो बिहार भी आए थे और बिहार में आए थे, उनकी सभ्यता संस्कृति भी आई थी और इसी को हम लोग जो है जब ये एक मतलब कि सिलसिलेवार ढंग से होने लगे और अत्यधिक संख्या में होने लगे जिसको हम लोग कह सकते हैं आर्यीकरण भी बोल सकते हैं। आर्य का आना जो इस समय से प्रारंभ हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से भीड़ होने लगी, इस तरह से लोग आने लगे, उसकी सभ्यता संस्कृति फैलने लगी कि ऐसा लग रहा था कि वो सब लोग जो है आर्य ही बनते जा रहे हैं या आर्य ही हैं सब। तो ये सब चीजें जो है मोटा-मोटी उसमें देखते हैं। इसके बाद जो है
आर्यों का जैसे कि जो बसने का जो सबसे पहले जो जिक्र है, वो आपका एक जो ग्रंथ है, एक शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है, इनके द्वारा बताया गया है, शतपथ ब्राह्मण के द्वारा, कि आर्य जो बिहार में आए तो सबसे पहले वो मिथिलांचल में जो है वो बसते हैं। मिथिलांचल आज का आप मिथिला देख सकते हैं, मिथिला, मधुबनी, सीतामढ़ी वगैरह सब जो सटा हुआ है, तो मिथिलांचल वही सब है, दरभंगा वगैरह सब जो बोलते हैं आज हम लोग। तो ये सब चीजें जो है मिथिलांचल है, तो कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो है। और जब आप एक मेंस में आप एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी मिथिलांचल जब आई है जिक्र, तो हम चर्चा इसमें थोड़ा सा करेंगे कि इसमें बार बार एक प्रश्न आता है कि जैसे कि बिहार में या पूरे देश में जो है एक नए राज्य बनाने का ये चलता है कि नया एरिया बनाया जाए, नया राज्य बनाया जाए। और बिहार में भी कई वर्षों से कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा मिथिलांचल बनाने की कवायद की जो प्रयास है वो जारी है। लोगों को लगता है कि मिथिलांचल होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है, तो ये सब क्वेश्चन भी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, नेगेटिव, पॉजिटिव वगैरह सब आप उसमें देखेंगे। बस मिथिलांचल आया, बस इसीलिए हम चर्चा की, मिथिलांचल के बारे में बिहार में चर्चा है। जिस तरह से यूपी में भी बुंदेलखंड वगैरह वगैरह हम लोग सुनते हैं, अन्य चीजें भी देखते हैं, तो उसी तरह बिहार में भी एक मिथिलांचल सुनने को मिलता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, तो हम लोग शतपथ ब्राह्मण देख लेते हैं, अब देख लिए, अथर्ववेद में देख लिए कि उसमें जो है किन चीजों की जिक्र है, जैसे कि मगध का उल्लेख था। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि जैसे कि यही चीज जो है मिथिलांचल है। और यजुर्वेद जो आप जानते हैं, यजुर्वेद में जो है इसी को विदेह बोला जाता है। और आप जानते हैं विदेह जो है ये वही विदेह है जहाँ मतलब कि राजा जनक वगैरह सब रहते थे, तो ये विदेह जो है ये वही ये है। और अगर रामायण की बात करें, जिसकी रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा की गई है, वाल्मीकि की रामायण वगैरह, तो उसने इस विधेय के लिए जो है, वाल्मीकि ने जो विधेय के लिए करुणा शब्द प्रयोग किया है। करुणा, जिसका अर्थ भी विधेय ही होता है। करुणा, करुणा जो है, करुणा जो है वो वध क्या है, करुणा वध बोलते हैं। तो करुणा के लिए जो उन्होंने, करुणा जो है वो विधेय के लिए जो उन्होंने ये चर्चा की थी। तो ये सब चीजें देखते हैं। इसके अलावा कुछ चीज